भारत के इतिहास की सबसे बड़ी और दुस्साहसिक बैंक डकैती साल 2007 की चेलेम्ब्रा बैंक हीस्ट। चलिए इस मास्टर प्लान की गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि कैसे एक शातिर दिमाग ने पूरे देश के होश उड़ा दिए थे। ये कोई आम चोरी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी वारदात थी जिसकी बारीकियां किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं हैं। तो आइए इस केस की एक एक परत खोलते हैं। इमेजिन कीजिए 31 दिसंबर 2007 की सुबह, केरला के मल्लेपुरम जिले का एक शान सा कस्बा चेलेम्ब्रा। बैंक अधिकारी के राधाकृष्णन रोज की तरह काम पर आते हैं और साउथ मालाबार ग्रामीण बैंक का ताला खोलते हैं। बाहर से सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल, एकदम सुरक्षित। लेकिन जैसे ही वो अंदर कदम रखते हैं, नजारा हिला देने वाला था। सेफ माने जाने वाले स्ट्रांग रूम के लॉकर टूटे पड़े थे और जमीन में एक बहुत बड़ा सा छेद था। ये छेद सीधे नीचे एक बंद पड़े रेस्टोरेंट में खुलता था। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि जब बाहर के सभी दरवाजे और ताले बिल्कुल सही सलामत थे, तो बिना दरवाजा खोले इन चोरों ने पूरा का पूरा बैंक वॉल्ट खाली कैसे कर दिया? और ऐसा वैसा खाली नहीं किया था। चोर हवा में गायब हो चुके थे और अपने साथ ले गए थे पूरे 80 किलो सोना और 25 लाख रुपए नकद। जरा सोचिए, उस वक्त इस लूटे गए खजाने की कीमत करीब 8 करोड़ रुपए थी। अगर आज के हिसाब से देखें ना, तो इस सोने की कीमत 110 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बैठेगी। मतलब रातों रात इस एक घटना ने चिलेम्ब्रा जैसे एक छोटे से गुमनाम कस्बे को पूरे भारत की हेडलाइंस में ला खड़ा किया। इस चोरी का स्केल समझना बहुत जरूरी है। 2007 से पहले भारत की सबसे बड़ी बैंक डकैती का रिकॉर्ड 1987 की लुधियाना पंजाब नेशनल बैंक लूट के नाम था, जहां 6 करोड़ रुपए लूटे गए थे। लेकिन चेलेम्ब्रा के इस 8 करोड़ के आंकड़े ने उस पुराने रिकॉर्ड को कहीं पीछे छोड़ दिया। ये सिर्फ एक डकैती नहीं थी, बल्कि इंडियन क्रिमिनल हिस्ट्री का एक बिल्कुल नया और हैरान करने वाला चैप्टर था। अब इस पूरी वारदात को समझने के लिए हमें इसके मास्टरमाइंड यानी जोसेफ की कहानी समझनी होगी। सच कहें तो जोसेफ हमेशा से ऐसा नहीं था। कोट्टायम जिले के एक छोटे से गांव में पैदा हुए जोसेफ ने बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया था, और इसके बाद जो थोड़ी बहुत संपत्ति थी उस पर भी रिश्तेदारों ने कब्जा कर लिया। इसी ट्रेजेडी ने, इसी बेबसी ने उसे बहुत कम उम्र में ही अपराध की उस अंधेरी दुनिया में धकेल दिया, जहां से एक बेहद शातिर क्रिमिनल का जन्म हुआ। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? इस पूरी डकैती का आइडिया उसे कैसे आया। सिर्फ 18 साल की उम्र में जोसेफ पहली बार जेल गया और वहां से 2 बार भागने में भी कामयाब रहा। फिर 1996 में हाई सिक्योरिटी व्यूअर सेंट्रल जेल में उसकी मुलाकात हुई शिबू और सैनू से। बस यहीं से उसने एक ऐसी विशाल लूट का सपना देखना शुरू किया जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दे। और इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? जॉन इब्राहिम की मशहूर बॉलीवुड फिल्म धूम से। जी हाँ, फिल्म में जिस तरह छत में छेद करके चोरी की जाती है, उसी ने उसे इस असल जिंदगी की सेंधमारी का पूरा ब्लूप्रिंट दे दिया। पुलिस और इन्वेस्टिगेटर्स को चकमा देने के लिए जोसेफ ने एक बेहद कमाल का जाल बुना। उसने अपनी जिंदगी को अलग अलग हिस्सों में बांटने के लिए 3 बिल्कुल अलग नामों का बड़ी चालाकी से इस्तेमाल किया। अपने क्रिमिनल दोस्तों के लिए वो था जोसेफ, अपनी पत्नी अनीता और उसके परिवार वालों के लिए वो बन गया जेसन एंटनी, और जिस बिल्डिंग में डकैती करनी थी वहां के मकान मालिक के लिए उसने खुद को बाबू बताया। ये आइडेंटिटी का एक ऐसा परफेक्ट मायाजाल था जिसे पार पाना किसी के लिए भी आसान नहीं था। बाबू बनकर जोसेफ ने अपने प्लान को जमीन पर उतारना शुरू किया। उसने साउथ मालाबार ग्रामीण बैंक को ही अपना टारगेट क्यों बनाया? क्योंकि वो दूसरी मंजिल पर था और वहां रात में कोई गार्ड नहीं होता था। ये एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। अपना दाव खेलते हुए जोसेफ ने बैंक के ठीक नीचे वाला सुहेमा नाम का एक रेस्टोरेंट किराए पर ले लिया और अपनी खुदाई के शोर को छिपाने के लिए क्या किया? बाहर एक बोर्ड टांग दिया, 8 जनवरी 2008 तक रेनोवेशन के कारण बंद है। एकदम सॉलिड कवर। अब जरा इस डकैती की टाइमलाइन देखिए। 29 दिसंबर 2007 की रात। ये तारीख भी ऐसे ही नहीं चुनी गई थी। पड़ोस के एक मंदिर का उद्घाटन हो रहा था और वहां फूटने वाले पटाखों के शोर ने इनके ड्रिलिंग और विस्फोटों की आवाज को पूरी तरह से कवर कर लिया। शाम को ये लोग रेस्टोरेंट में घुसे, डायनामाइट से ब्लास्ट किए और फिर आधी रात तक मार्बल कटर से छत को काटते रहे। सुबह 4 बजे के करीब वे सीधे बैंक के वॉल्ट में घुसे और 5 बजते बजते सारा माल लेकर वहां से रफू चक्कर हो गए। भागने से ठीक पहले जोसेफ ने एक आखिरी मास्टर स्ट्रोक खेला। पुलिस का ध्यान पूरी तरह भटकाने के लिए उसने रेस्टोरेंट के कैश काउंटर पर मलयालम में एक नारा लिख दिया, जय माओ। और सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ रुई के फाहे और रस्सियां भी वहीं छोड़ दी। ये एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रैटेजी थी,
ताकि इन्वेस्टिगेशन का पूरा एंगल ही बदल जाए और पुलिस को लगे कि ये किसी माओवादी या नक्सली गुट काम है, किसी आम चोर का नहीं। जाहिर है, इस कांड के बाद एसपी पी विजयन के नेतृत्व में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी बनाई गई। लेकिन शुरुआत में पुलिस के हाथ सिर्फ मायूसी लगी। चोरों ने रबर के दस्ताने पहने थे तो एक भी फिंगरप्रिंट नहीं मिला। गाड़ी की नंबर प्लेट भी पूरी तरह फर्जी निकली। पुलिस बिल्कुल अंधेरे में तीर चला रही थी। तभी उस्मान नाम के एक लोकल ड्राइवर से उन्हें सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू मिला। उस्मान ने अनजाने में पुलिस को बाबू का फर्जी मोबाइल नंबर दे दिया। बस यहीं से पूरी जांच की दिशा ही पलट गई। यहीं पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजिकल टर्न आता है, डंप डेटा का इस्तेमाल। डंप डेटा बेसिकली किसी खास एरिया के सेल टावर से जुड़ने वाले सभी मोबाइल नंबरों का एक कच्चा रिकॉर्ड होता है। अब क्योंकि बाबू और उसकी गैंग एक ऐसा रिलायंस सीडीएमए फोन यूज कर रहे थे जिसमें रजिस्टर्ड सिम की जरूरत ही नहीं थी, तो इन्वेस्टिगेटर्स ने उनके सिग्नल्स को ट्रेस करने के लिए इसी डंप डेटा तकनीक का सहारा लिया। पर यह काम कितना मुश्किल था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि पुलिस को लोकल टावर डेटा से पूरे 45 लाख कॉल्स खंगालने पड़े। लिटरली भूसे के ढेर में सुई ढूंढने वाला काम था ये। लेकिन इतनी भारी भरकम डेटा माइनिंग और कॉल्स का एनालिसिस करने के बाद पुलिस की टीम ने लोकेशन और टाइमिंग के हिसाब से सिर्फ 63 सस्पिशियस नंबरों को शॉर्टलिस्ट किया। ये पुलिस की दिन रात की मेहनत का एक बहुत ही शानदार नतीजा था। और इसके बाद बिछाया गया एक एकदम सटीक जाल। उन शॉर्टलिस्ट किए गए नंबरों में से एक नंबर अनीता नाम की महिला तक पहुंचा। फिर पीरूमेडु के कांस्टेबल के थ्रू ये कंफर्म हो गया कि अनीता का पति कोई और नहीं बल्कि जेसन है। पुलिस ने तुरंत सारे डॉट्स कनेक्ट कर लिए कि बाबू, जेसन, जोसेफ और जोसेफ ये तीनों अलग अलग नाम एक ही मास्टरमाइंड के हैं। इसके बाद पुलिस ने अनीता के हॉस्पिटल अपॉइंटमेंट का पता लगाया और अपनी ट्रैप सेट कर दी। डकैती के ठीक 57 दिन बाद आखिरकार पुलिस का बिछाया जाल काम कर गया। जब जोसेफ अपनी पत्नी अनीता को लेकर बेबी मेमोरियल हॉस्पिटल पहुंचा तो वहां सादे कपड़ों में पहले से घात लगाए बैठी पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेरकर अरेस्ट कर लिया। मास्टरमाइंड जोसेफ उस वक्त पूरी तरह से ब्लैंक था। उसे लिटरली यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी इतनी भयंकर प्लानिंग और चालाकी के बावजूद पुलिस उस तक पहुंच कैसे गई। पुलिस की इस गिरफ्त में आने के बाद चारों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अथॉरिटीज के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि उन्होंने चुराए गए 80 किलो में से 73 किलो सोना रिकवर कर लिया और गैंग की खरीदी हुई प्रॉपर्टीज भी सीज कर ली। 2013 में कोर्ट का फैसला आया और जोसेफ के साथ साथ शिबू को 20 साल की सजा हुई। और सबसे बड़ी आयरनी देखिए, ये सजा उन्हें वापस उसी यूएस सेंट्रल जेल में ले गई जहां 1996 में वो पहली बार मिले थे और जहां से इस पूरी डकैती का सपना बुला गया था। लेकिन कहानी का एंड यही नहीं होता। एक बहुत ही गहरा सवाल अभी बाकी है। जमानत पर बाहर आने के कुछ ही सालों बाद 2017 में जोसेफ को एक ज्वेलरी शॉप लूटने के इल्जाम में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। अब सोचने वाली बात यह है कि जब एक मास्टरमाइंड पकड़ा जाता है लेकिन बेल मिलते ही वो वापस उसी अपराध की दुनिया में लौट आता है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ हमारा सिस्टम और हमारी सोसाइटी आखिर कितनी सुरक्षित है, जो कभी रुकना ही नहीं चाहते। इसी सवाल के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म करते हैं।